आजकल इतना प्रेशर रहता है कि रात को नींद आने में काफी टाइम लग जाता है और मन भी भरा भरा सा रहता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे नींद आने में दिक्कत होती है तो उसके साथ ये जरूर शेयर करना। मैं हूँ धर्मेश और आगे आने वाली स्टोरी में बात और भी दिलचस्प होने वाली है। और आज हम आपको एक हल्की फुल्की कहानी सुनाने वाले हैं नसरू मियाँ की। नसरू मियाँ को जब भी कहीं दावत का बुलावा मिलता था तो उनका चेहरा अपने आप खिल जाता था। उन्हें खाने पीने का बड़ा शौक था और दावत उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती थी। जैसे ही किसी दावत की खबर मिलती, नसरू मियाँ हमेशा टाइम से पहले पहुँचने का मन बना लेते थे। वहाँ जाकर वो आराम से बैठते और पूरे मन से खाना खाते थे। एक बार पास के शहर से नसरू मियाँ के लिए दावत का खास बुलावा आया। इस बार उन्हें स्पेशल मेहमान माना गया था, इसलिए उनकी खुशी और बढ़ गई थी। दावत अगले ही दिन थी तो सुबह नसरू मियाँ जल्दी तैयार हुए और सही वक्त पर निकल पड़े। लेकिन आगे रास्ते में जो होने वाला था उसने पूरी कहानी का मूड बदलने वाला था। जब नसरू मियाँ दावत वाली जगह पर पहुँचे तो रास्ते की वजह से उनके कपड़े धूल मिट्टी से भर चुके थे। वो अपने गड्ढे से उतरे और उसे एक तरफ खड़ा करके खुद अपने कपड़ों को हाथ से अच्छे से झाड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो दावत के गेट तक पहुँचे तो बाहर खड़े दरबान ने उन्हें वहीं रोक लिया। नसरू मियाँ ने शांति से कहा कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मैं इस दावत में खास मेहमान हूँ और लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दरबान ने उनकी हालत देखकर हल्की सी हंसी के साथ कहा कि खास मेहमान तो ऐसे कपड़ों में नहीं आते। नसरू मियाँ ने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बोले, लगता है तुम मुझे ठीक से पहचान नहीं पाए। लेकिन दरबान का अगला रिएक्शन कहानी को बिल्कुल अलग मोड़ पर ले जाने वाला था। मैं नसरू मियाँ हूँ। ऐसा सुनकर दरबान हंसने लगा और बोला, अगर तुम नसरू मियाँ हो तो मैं इस जगह का खलीफा हूँ। ये बात नसरू मियाँ को अंदर से चुभी जरूर, लेकिन वो पूरा मामला समझ गए। उसी वक्त उन्हें एक आइडिया आया और वो सीधे उसी शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर पहुँच गए। दोस्त उन्हें अचानक देखकर काफी खुश हुआ और दोनों की थोड़ी देर नॉर्मल बातें हुई। बातों के बीच नसरू मियाँ ने उसे याद दिलाया कि कुछ दिन पहले तुमने मेरे लिए एक शेरवानी सिलवाई थी, मैं तब ले नहीं पाया था, क्या अब वो मुझे मिल सकती है? दोस्त मुस्कुराया और बोला, शेरवानी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर वो अंदर की तरफ गया और यहीं से आगे जो होने वाला था वो पूरा सीन बदलने वाला था। दोस्त अंदर कमरे में गया और थोड़ी ही देर में नसरू मियाँ के लिए शेरवानी लेकर वापस आ गया। शेरवानी देखते ही नसरू मियाँ के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई। उन्होंने दोस्त के यहाँ आराम से मुंह हाथ धोए और बालों को ठीक किया। थोड़ा खुद को संभालने के बाद नसरू मियाँ ने शेरवानी पहनी और दावत वाली जगह के लिए निकल पड़े। अब आगे वहाँ क्या हुआ और लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, ये कहानी यहीं नहीं रुकती। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट बंद कर दीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़िए और बस इसी मोमेंट को फील कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी का मूड बदलने वाला है। अब खुद को आराम देने दीजिए, किसी तरह की टेंशन मत रखिए। दिमाग में जो भी बातें घूम रही हैं, उन्हें धीरे धीरे जाने दीजिए। एक हल्की सी शांति अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कीजिए। अच्छे या बुरे हर तरह के ख्याल को बिना रोके बाहर निकलने दीजिए। अपने हाथों को सीधा करके कमर के पास आराम से रख लीजिए। अब पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर ले आइए। सांस को न तेज करना है न धीमा, बस उसे आते जाते महसूस करना है। ध्यान रखिए कि हवा कैसे नाक से अंदर जाती है और गले से होते हुए भीतर पहुंचती है, और इसी फ्लो में आगे जो होने वाला है वो आपको अगले हिस्से तक खींच ले जाएगा। ध्यान देते रहिए कि सांस कैसे नाक और गले से बाहर निकल रही है। मन अब धीरे धीरे बिल्कुल शांत होता जा रहा है। अंदर एक हल्की सी अच्छी फीलिंग आने लगती है। शरीर पहले से ज्यादा हल्का लग रहा है। चारों तरफ बस शांति ही शांति महसूस होती है। अब इसी आराम वाले मूड में आज की मजेदार कहानी शुरू करते हैं। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार पास के शहर से नसरू मियाँ को दावत का बुलावा आया। नसरू मियाँ अपने गधे पर बैठकर दावत वाली जगह की तरफ चल पड़े। रास्ते में धूल मिट्टी की वजह से उनके कपड़े काफी खराब हो गए और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां आगे क्या होगा ये जानना जरूरी हो जाता है। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो बाहर खड़े दरबान ने उनके कपड़ों पर नजर डालते ही
उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। नसरू मियाँ थोड़े परेशान हो गए और समझ नहीं पाया कि अब क्या करें। उसी पल उन्हें कुछ याद आया और वो सीधे अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दोस्त से शेरवानी ली और बिना वक्त गंवाए उसे पहन लिया। इसके बाद नसरू मियाँ दोबारा दावत वाली जगह की ओर निकल पड़े। इस बार जैसे ही वो पहुँचे, दरबान ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया। इतना ही नहीं बल्कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर तक ले जाने लगा। नसरू मियाँ बाहर से कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर सब समझ रहे थे। उसी वक्त दावत देने वाला मेजबान तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया और यहीं से आगे कहानी में असली मजा शुरू होने वाला था। मेजबान उनके पास आया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बाकी मेहमानों से मिलवाने लगा। नसरू मियाँ से मिलकर सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। चारों तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी, जिससे माहौल और भी अच्छा लग रहा था। नसरू मियाँ को काफी तेज भूख लगी हुई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। मेजबान उन्हें एक कुर्सी पर लेकर बैठा दिया। उनके बैठते ही बाकी मेहमान भी खाने की मेज के आसपास आकर बैठ गए। बैरों ने आकर एक एक करके खाना मेज पर सजाना शुरू कर दिया। सबकी नजरें नसरू मियाँ पर टिकी हुई थीं और लोग उनके पहले निवाले का इंतजार कर रहे थे। तभी नसरू मियाँ ने एक डोंगी उठाई और अपनी तश्तरी में शोरबा डालने लगे और यहीं पर नसरू मियाँ कुछ ऐसा करने वाले थे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर नसरू मियाँ ने अपनी तश्तरी उठाई और सारा शोरबा सीधा अपनी शेरवानी पर उंडेल दिया। ये देखते ही वहाँ बैठे लोग एक पल के लिए चुप से हो गए। मेजबान की नजर भी इस हरकत पर पड़ी और वो जल्दी से नसरू मियाँ के पास आ गया। उसने इज्जत से पूछा कि क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नसरू मियाँ ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए शेरवानी की तरफ देखा और बोले, लगता है इस शेरवानी को ही आज का खाना ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इस दावत में बुलाया तो असल में इसी को गया है, मुझे नहीं। यही था नसरू मियाँ की दावत वाला किस्सा। और अब आगे एक और नया किस्सा शुरू होने वाला है जो कहानी को अलग दिशा में ले जाएगा। कहानी में नसरू मियाँ अपने गधे से उतर ही रहे थे कि तभी एक अनजान आदमी अचानक सामने आया। बिना कुछ कहे उसने नसरू मियाँ को जोर का थप्पड़ मार दिया। नसरू मियाँ एकदम चौंक गए और समझ ही नहीं पाए कि आखिर गलती क्या हुई है। वो कुछ बोलते उससे पहले ही उस आदमी ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। उसने कहा, भाई गलती हो गई, मैंने आपको किसी और समझ लिया था, इसलिए ये हो गया। लेकिन नसरू मियाँ को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है और इसका फैसला अब काजी ही करेगा। और यहीं पर कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ आगे क्या होगा ये जानना जरूरी हो जाता है। फिर नसरू मियाँ उस आदमी को साथ लेकर सीधे शहर के काजी के पास पहुँचे। उन्होंने पूरा मामला काजी को बताया और साफ तौर पर इंसाफ की मांग रखी। इतने में नसरू मियाँ ने देखा कि काजी और वो आदमी आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। नसरू मियाँ थोड़ी दूरी पर खड़े थे, इसलिए उनकी बातें सुन नहीं पाए, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। शायद इसी वजह से वो आराम से हालचाल जैसी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उनकी बातचीत खत्म हुई तो नसरू मियाँ ने फिर से इंसाफ की बात दोहराई। काजी ने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा कि नसरू मियाँ का लगाया इल्जाम सही है या नहीं। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा कि बात सही है, लेकिन मैंने इन्हें किसी और समझकर ये कर दिया था। और अब काजी क्या फैसला सुनाने वाले हैं, यही आगे की कहानी का असली हुक है। उस आदमी ने माना कि थप्पड़ उसी ने मारा था और माफी की बात करने लगा। उसकी बात सुनते ही काजी ने बिना देर किए फैसला सुना दिया। काजी ने कहा कि नसरू मियाँ को थप्पड़ मारने के बदले तुम्हें जुर्माना देना होगा। उसने 1 दीनार का जुर्माना तय कर दिया। ये फैसला सुनकर नसरू मियाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि काजी ने आगे कहना शुरू कर दिया। काजी बोला, मुझे पता है अभी तुम्हारे पास देने के लिए दीनार नहीं होगा, इसलिए तुम अभी जा सकते हो और जब पैसा हो जाए तब नसरू मियाँ को दे देना। इतना सुनते ही नसरू मियाँ को पूरा खेल समझ में आ गया। उन्हें साफ लग गया कि दोनों अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। उस वक्त नसरू मियाँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नसरू मियाँ उस वक्त कुछ बोले बिना वहाँ से चुपचाप चले गए। काफी समय बीत गया, लेकिन वो आदमी 1 दीनार लौटाने कभी वापस नहीं आया। अब नसरू मियाँ को पूरा भरोसा हो गया कि दोनों पहले से मिले हुए थे, लेकिन उस हालात में वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उधर वो आदमी खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। कुछ देर बाद नसरू मियाँ ने काजी से सीधा सवाल किया, काजी साहब क्या आपको सच में लगता है कि आपका फैसला सही था?
काजी ने बिना सोचे कहा, बिल्कुल सही, एक थप्पड़ के बदले 1 दीनार काफी है। इतना सुनते ही नसरू मियाँ ने अचानक काजी को जोर का थप्पड़ मार दिया। काजी को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और वो संभल नहीं पाए। अब आगे नसरू मियाँ क्या बोलेंगे, यही जानने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। नसरू मियाँ जमीन पर गिरे काजी की तरफ देखकर बोले, जब वो अनजान आदमी जुर्माना देने लौटे तो वो 1 दीनार अपने पास ही रख लेना। इससे पहले कि काजी सिपाहियों को बुलाने की सोच पाते, नसरू मियाँ फटाफट अपने गद्दे पर चढ़े और वहाँ से निकल गए। तो ये थी नसरू मियाँ की चालाकी वाली कहानी, क्योंकि अगली कहानी में नसरू मियाँ एक बार फिर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। कुछ लोगों ने नसरू मियाँ को बोलने के लिए बुलाया और जब वह वहाँ पहुँचे तो सामने बैठे लोग उन्हें जमे हुए से लगे और माहौल ठीक नहीं लगा। नसरू मियाँ समझ गए कि ये लोग सुनने से ज्यादा बीच में शोर करने के मूड में हैं और वही करने आए हैं। फिर भी उन्होंने बात शुरू की और सीधे कहा कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ किस बात पर बोलने आया हूँ? सामने बैठे सभी लोगों ने एक साथ कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर नसरू मियाँ ने आराम से कहा कि जहाँ लोगों को यह भी न पता हो कि बात किस बारे में है, वहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने ऐसा रुख लिया कि अब देखना दिलचस्प होगा आगे ये लोग क्या करते हैं। यह कहते हुए नसरू मियाँ मंच से नीचे उतरे और गधे पर बैठकर वहाँ से निकल गए। वह लोग भी आसानी से मानने वाले नहीं थे, इसलिए कुछ दिन बाद उन्होंने नसरू मियाँ को फिर से बोलने के लिए बुला लिया। इस बार मामला बराबरी का था और नसरू मियाँ फिर से वहाँ पहुँच गए। मंच पर खड़े होकर नसरू मियाँ ने कहा कि बुलाने के लिए शुक्रिया और थोड़ा रुककर आगे बात बढ़ाई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों को अब पता है कि मैं किस मुद्दे पर बोलने वाला हूँ? इस बार सबने एक साथ कहा कि हाँ, हमें पता है। और यहीं पर नसरू मियाँ के चेहरे पर हल्की सी फीलिंग आ गई जो आगे कुछ अलग होने का इशारा दे रही थी। नसरू मियाँ ने बड़ी सादगी से कहा कि अगर आप लोग खुद को इतना समझदार मानते हैं तो मेरी बात सुनने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी हालत में बोलना उनके और सबके वक्त की बर्बादी होगी और यह कहकर नसरू मियाँ आराम से वहाँ से निकल गए। लोगों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई और सबने तय किया कि इस बार आखिरी कोशिश की जाए। फिर नसरू मियाँ को दोबारा बुलाने का फैसला हुआ और उन्हें फिर से न्योता भेजा गया। तीसरी बार नसरू मियाँ वहाँ पहुँचे और इस बार माहौल थोड़ा अलग था। उन्हें सम्मान के साथ मंच तक लाया गया और नसरू मियाँ ने सबका शुक्रिया कहा। फिर बोलना शुरू करते हुए उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि क्या आप लोगों को इस बार सच में पता है कि मैं किस बारे में बात करने आया हूँ? यहीं पर एक ऐसा मोमेंट बन गया जिससे आगे क्या होने वाला है यह कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। नसरू मियाँ ने सबकी तरफ देखकर हल्के अंदाज में पूछा कि क्या अब आप लोगों को पता है कि मैं आज किस मुद्दे पर बोलने वाला हूँ? इस बार आधे लोगों ने हाँ कहा और आधे ने साफ मना कर दिया। नसरू मियाँ ने मुस्कुराकर कहा कि फिर जो लोग जानते हैं वही बाकी लोगों को समझा दें कि मैं क्या कहने आया था। इतना बोलकर नसरू मियाँ बिना किसी बहस के वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिए। लोगों की सारी चाल वहीं खत्म हो गई और उनकी योजना पूरी तरह फेल हो गई। इसके बाद उन लोगों ने कभी भी नसरू मियाँ को दोबारा बोलने के लिए नहीं बुलाया। यहीं पर यह सीन खत्म होता है, लेकिन आगे एक और किस्सा शुरू होने वाला है जो अलग ही मोड़ लेने वाला है। अब वह भिखारी रोटियां लेकर सब्जी की उम्मीद में पास ही लगे एक पंडाल की तरफ चला गया। उसने पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगी, लेकिन मालिक ने गुस्से में उसे वहां से भगा दिया। भिखारी उदास मन से इधर उधर देखकर किसी तरह रसोई के पास पहुंच गया। अंदर उसे कई तरह की गरम सब्जियां दिखी जिनसे भाप उठ रही थी। उस पल भिखारी के दिमाग में एक अलग सा आइडिया आया कि अगर रोटियों को उस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो खुशबू उनमें बस जाएगी। उसे लगा कि शायद इसी तरह रोटी में सब्जी जैसा फीलिंग आ जाए और पेट भी मान जाए। लेकिन यह छोटा सा आइडिया आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाला है यह कोई नहीं जानता। भिखारी सोच रहा था कि अब रोटी में अपने आप सब्जी जैसा स्वाद आने लगेगा और अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी सोच में उसने रोटियों को सब्जी के बर्तन के ऊपर उठती भाप के पास रख दिया। उसी मोमेंट पंडाल का मालिक वहां आ गया और उसने भिखारी को रंगे हाथ पकड़ DDH लिया। मालिक को लगा कि भिखारी सब्जी चुरा रहा है और वह गुस्से में चिल्लाने लगा। भिखारी ने घबराते हुए कहा कि उसने सब्जी नहीं ली, बस उसकी खुशबू ली है। यह सुनकर मालिक और भड़क गया और बोला कि अगर खुशबू ली है तो उसकी भी कीमत देनी पड़ेगी।
भिखारी डरती आवाज में बोला कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मालिक क्या करेगा और भिखारी इस हालात से कैसे निकलेगा ये आगे पता चलेगा। तभी पंडाल का मालिक उसे पकड़ कर नसरू मियाँ के दरबार में ले जाता है। नसरू मियाँ ध्यान से भिखारी और मालिक दोनों की बात सुनते हैं। पूरी बात समझने के बाद नसरू मियाँ थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर वह मालिक से पूछते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। मालिक फट से हाँ कह देता है। नसरू मियाँ मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, इसकी कीमत मैं खुद दूंगा। यह सुनकर मालिक का मूड बदल जाता है और वह खुश हो जाता है। फिर नसरू मियाँ कहते हैं कि मैं खुशबू की कीमत सिक्कों की आवाज से चुकाऊंगा। इतना कहकर नसरू मियाँ अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और सबकी नजर वहीं टिक जाती है। नसरू मियाँ कुछ सिक्के निकालते हैं और उन्हें दोनों हाथों में लेकर हल्की सी आवाज करते हैं। फिर वही सिक्के बिना देर किए वापस जेब में रख लेते हैं। यह सीन देखकर पंडाल का मालिक पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वह नसरू मियाँ से पूछता है कि यह कैसी कीमत हुई। नसरू मियाँ शांति से कहते हैं कि भिखारी ने सिर्फ खुशबू ली थी और मैंने उसकी कीमत सिर्फ आवाज से चुका दी। इतना सुनते ही वहाँ खड़ी दिए लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और आगे क्या होगा यह सोचकर माहौल बदल जाता है। नसरू मियाँ जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर हल्की सी आवाज करते हैं। फिर बिना देर किए वही सिक्के वापस जेब में डाल लेते हैं। यह देखकर पंडाल का मालिक पूरा चौंक जाता है। वह नसरू मियाँ से पूछ बैठता है कि यह कैसी कीमत मानी जाए। नसरू मियाँ आराम से समझाते हैं कि भिखारी ने सिर्फ सब्जी की खुशबू ली थी, इसीलिए उसकी कीमत सिर्फ सिक्कों की आवाज से चुका दी गई। वह आगे कहते हैं कि अगर भिखारी ने सच में सब्जी उठाई होती तो सिक्के हाथ में आते। यह बात सुनकर मालिक नजरें झुका लेता है और चुपचाप वहाँ से हट जाता है। भिखारी भी हल्के चेहरे के साथ अपनी राह पकड़ देच लेता है और पीछे खड़े लोग सोचने लगते हैं कि अगली बार नसरू मियाँ किस तरह की चाल चलेंगे। अभी आपने नसरू मियाँ की कुछ मजेदार कहानियाँ सुनी हैं। इन किस्सों को लोग अलग अलग जगहों पर बड़े चाव से सुनते हैं। कई देशों में लोग मानते हैं कि नसरू मियाँ कभी उनके ही इलाके में रहे थे। कहीं तो उन पर टीवी के सीन और फिल्म तक बना दिए गए। अब रात का मोमेंट हो चुका है और सोने का टाइम पास आ गया है। नींद रानी चुपचाप आपके पास आकर बैठ गई है। वह धीरे धीरे आपकी पलकों को छू रही है। आंखें भारी सी लगने लगी हैं और बॉडी एकदम नॉर्मल सा फील कर रही है। नींद अब आंखों में भरने लगी है और बाहर की बातें फेड हो रही हैं। बस इसी फीलिंग के साथ अगला हिस्सा खुद ब खुद पास आता हुआ लग रहा है। अब आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी हैं। सांस की रफ्तार हल्की सी स्लो हो गई है। दिमाग की बातें चुप होने लगी हैं और शरीर आराम मांग रहा है। नींद आपको अपने साथ ले जा रही है और आप बिना सोचे बस बहते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी फीलिंग बची है कि अगली कहानी अभी बाकी है।